द टॉपर्स जोन के मिशन 30 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें एक चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, दूसरा चैप्टर हम लोगों का शुरू हो रहा है आज से। और इसमें भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलेंगे। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आप तैयार करते रहिए। अगर आपको कहीं से कोई समस्या आती है फिजिक्स में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी और आप पूरा जितना पढ़ाया जाता है डेली का डेली तैयार करते रहिए। लापरवाही मत कीजिए अब, क्योंकि टाइम अब आपके पास बहुत कम है, तो आप पढ़ते रहिए। तो देखेंगे अगला चैप्टर क्या हम लोगों का। अगला चैप्टर हम लोगों का है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। यानी इस चैप्टर में अगर बात करेंगे तो इस चैप्टर में हमें दो चीज़ें पढ़नी होंगी। इस जो चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय, इसमें मेन दो चीज़ है। एक तो आपका है वैद्युत फ्लक्स, एक क्या आपका वैद्युत फ्लक्स एक टॉपिक। दूसरा सेपरेट टॉपिक इसमें बन जाता है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, ध्यान है कई बार गॉस लिखा जाता है, कई बार गाउस लिखा जाता है, कई बार गॉस लिखा जाता है, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब गॉस का प्रमेय जब पढ़ लेंगे तो इनके अनुप्रयोग आते हैं। पहला अनुप्रयोग इनका आएगा, हम लोग जो पढ़ेंगे वो अनंत लंबाई चालक तार के कारण, अनंत लंबाई चालक तार के कारण। दूसरा अचालक प्लेट के कारण, जो इम्पोर्टेंट है, अचालक प्लेट या चादर के कारण। तीसरा हम लोग देखते हैं तो कई प्लेटें आती हैं, लेकिन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बनता था वो बनता है गोलीय चालक। क्या बन जाएगा? गोलीय चालक या गोलीय खोखले गोले के निकट। यानी जब कोई गोला है तो इसके भीतर की यानी केंद्र पर, इसके भीतर किसी बिंदु पर और इसके बाहर, यानी इसके पृष्ठ पर, इसके भीतर किसी बिंदु पर और इसके बाहर निकालना होता है विद्युत क्षेत्र। और एक आ जाता है कि जो आप दो फार्मूले पढ़ चुके हैं कि बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होता है आर दूरी पर, वो फार्मूला क्या होता है पी पर, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ई बराबर 1/4πε0 Q/r², यानी इसे कहते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा कूलाम का नियम आप पढ़ चुके हैं, जब दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो तो यहाँ पे क्या होगा कि जो गॉस का प्रमेय पढ़ा जाता है, उस गॉस के प्रमेय के अनुसार हमें क्या प्रूफ करना होगा, तो दो चीज़ें निकालनी होगी। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हमें निकालना होगा कूलाम का नियम प्राप्त करना होगा। और उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। और इतने में से कूलाम का नियम आए ना आए, लेकिन इस चैप्टर से गॉस का प्रमेय जरूर आता है। अभी आपको दिखाएंगे कितनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, सेम टू सेम। समझ गए? अब इसमें कुछ चीज़ों को हमें पढ़ना है, पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जिनके बारे में कुछ जानकारियां हम ले लेते हैं पहले से। क्या देखिए, जैसे आपको एक टर्म मिलेगा क्षेत्रफल। अच्छा, राशियाँ हम लोग दो प्रकार की पढ़ लिए हैं, एक पढ़े थे सदिश और एक पढ़ लेते हैं अदिश। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की, तो दो प्रकार की। दो कौन सी? एक सदिश और एक कौन सा होता है, तो अदिश होता है। अगर आप सदिश राशि की बात करते हैं तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है, क्या है? परिमाण और दिशा दोनों है, उसे हम कहेंगे सदिश। और जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा की ज़रूरत नहीं हो, जिसमें केवल क्या है, परिमाण हो, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम कौन सी कहते हैं, तो अदिश राशि। उसे क्या कहा जाएगा? अदिश राशि। तो जब क्षेत्रफल की बात की जाती है तो क्षेत्रफल कौन सी राशि है? आप फर्स्ट ईयर में जब पढ़ाते हैं तो वहाँ बताया जाता है कि कोई भी भौतिक राशि अगर त्रिभुज चतुर्भुज योग नियम का पालन करेगी तो सदिश, अगर ये पालन नहीं करती है तो फिर क्या होता है, ये अदिश होता है। ठीक उसी तरीके से जो क्षेत्रफल होता है ये देखने में तो वैसे अदिश होता है, लेकिन ये त्रिभुज चतुर्भुज योग नियम का पालन करते हैं। योग नियम पालन करने के कारण क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है, सदिश। तो यानी यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्षेत्रफल सदिश, यानी कहीं पर भी देखेंगे तो आप क्षेत्रफल सदिश देखेंगे। क्या है? अब क्षेत्रफल सदिश क्या है, तो एक सदिश राशि होती है, होगा क्या, तो आपको कोई भी फिगर मिलेगा, या तो वो 2D होगा या तो वो 3D होगा। कोई भी पृष्ठ मिल जाएगा तो क्षेत्रफल सदिश, जैसे ये है तो क्षेत्रफल सदिश हमेशा इसके बाहर होगा। कहाँ होगा? इससे जो पृष्ठ होगा, इस पृष्ठ के लंबवत कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, और ये हमेशा इस डायरेक्शन में। अब मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु ए अगर ये है तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर लिखा जाता है वो ए का परिमाण और एकांक सदिश यानी एन कैप लिखा जाता है, ये वेक्टर का डायरेक्शन होगा। जैसे कहीं पर आपको इस तरीके का कोई ग्राफ मिल जाएगा, ये बेलनाकार आकार का अगर मिल जाए, ये इसमें पूछा जाए क्षेत्रफल सदिश, तो यहाँ के पृष्ठ पर देखेंगे तो इसके लिए क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर,
लंबवत, इसके लिए भी क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की ओर, इस पृष्ठ के लिए लंबवत क्षेत्रफल सदिश इस डायरेक्शन में, इस पृष्ठ के लिए लंबवत क्षेत्रफल सदिश इस डायरेक्शन में। बात क्लियर है? तो यानी आप इतना याद रखेंगे, क्षेत्रफल क्या है, एक सदिश राशि है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो सदैव जिस पृष्ठ को ले रहे हैं उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। कहाँ होगा? उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। क्षेत्रफल को डिनोट किससे किया जाता है? तो वेक्टर ए बराबर क्या होता है? ए इंटू एन कैप, जहाँ ए क्या है तो वेक्टर ए का परिमाण और एन क्या कैप क्या होता है तो आपका जो होता है यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। पहचान लेंगे वेक्टर, हम लोग इस चैप्टर में कभी भी कुछ भी खींचेंगे तो वेक्टर के दिशा पे ही जाएगा। तो यानी क्या होगा, ये हमेशा कोई भी पृष्ठ है उस क्षेत्र के लंबवत जो रेखा खींची गई है उसी को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए क्वेश्चन अब कह रहा था विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। इसमें क्वेश्चन क्या है? विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। धनात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स के क्या आशय है, कब पूछा गया? 2024 में। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा कीजिए, यानी परिभाषा लिखिए या परिभाषित कीजिए रहा होगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। देखिए 2022, 2023, 2024 और 2025 लगातार ये आप देखेंगे तो 22, 23, 24, 25 लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग समझते हैं विद्युत फ्लक्स होता क्या है। देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होगा। अब आप मान लीजिए कहीं पे विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में आप खींच लेंगे कोई एक काल्पनिक पृष्ठ। क्या खींच ले? कोई एक काल्पनिक पृष्ठ ले ले। ये क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं ये ई है। इसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में क्या करें हम? कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचे। क्या खींच दिया जाए? कोई काल्पनिक पृष्ठ। अब ये क्या है? काल्पनिक पृष्ठ। अब इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली जो भी बल रेखाएं इस काल्पनिक पृष्ठ से, अब मान लेते हैं यहाँ पे अगर विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं लगातार गुजरती रहेंगी। अब जो भी बल रेखाएं गुजर रही हैं इसमें से आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल बल रेखाएं कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन इस पृष्ठ की बात किया जाए तो इस पृष्ठ से घिरी हुई कितनी बल रेखाएं हैं? तो आप कहेंगे को कितनी बल रेखाएं हैं? तो बल रेखाएं हमारी कितनी है? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा कितने होंगे? 4। कोई भी क्या है? काल्पनिक पृष्ठ। इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर तल के लंबवत जो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। जैसे अब आप मान लें कि कोई दूसरा पृष्ठ ले लें, यहाँ छोटा सा कोई दूसरा पृष्ठ ले लें, छोटा सा ये कोई पृष्ठ है। अब यहाँ पे आप बल रेखाएं खींचें। क्या खींचें? बल रेखाएं। और अगर ये बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अब आप देखेंगे इसके पृष्ठ में से जो भी जा रही हैं 1, 2, 3 जो भी इसके पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली रेखाएं हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहेंगे। बाकी को हम विद्युत फ्लक्स नहीं कहेंगे। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है? किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, देखिए इसका परिभाषा आपको लिखा है इधर, ये क्या लिखा? विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या का माप है, यानी जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को किससे लिखा जाता है? तो फाई ई से लिखा जाता है। या इसी के परिभाषा को अगर कहा जाता है तो आप समझिए थोड़ा सा, देखो आगे 2-3 चीज़ आपको मिलेंगी। जैसे कहीं पे अगर ऐसे लिखा है, अगर ये इस तरीके से लिखा है तो इसको हम, इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे? समाकलन। इस चिन्ह को क्या कहा जाएगा? समाकलन। ठीक, अब अगर यहाँ पे लिखा है dl तो इसको बोला जाता है रेखीय समाकलन। इसको हम क्या बोलेंगे? रेखीय समाकलन बोला जाएगा। अगर यहाँ ई लिख दिया जाएगा तो इसको बोला जाएगा विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। इसको क्या पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन।
अगर यही इस ये समाकलन है, अगर यहाँ dA लिख दिए या ds लिख दें तो इसको बोला जाएगा क्षेत्रफल या पृष्ठ समाकलन। क्या कहते हैं इसको बोला जाएगा क्या? क्षेत्रफल या पृष्ठ समाकलन। अगर यहाँ पे E लिख दिया जाएगा तो बोला जाएगा विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन। यानी अगर इस तरीके से लिखा है तो इसको अगर कहीं पे भी इंटीग्रल लगाया गया है तो इसका मतलब ये कह रहा है समाकलन dl लिखा है यानी लंबाई के अनुदिश तो हम बोलेंगे रेखीय समाकलन। अगर यहाँ पे dA क्षेत्रफल लिखा है तो हम कहेंगे पृष्ठ या क्षेत्रफल समाकलन। अगर यहाँ पे dV लिख दिया जाता है तो हम कहेंगे आयतन समाकलन। क्या कहेंगे इसको? हम आयतन समाकलन कहेंगे। अब यहाँ अगर देखा जाए तो dl लिखा है तो dl में क्या है? रेखीय समाकलन। हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो यहाँ E लिख देंगे तो क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो इसका दूसरा परिभाषा होता है क्या? दूसरा परिभाषा क्या होता है इसका? कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध जो विद्युत फलक्स होते हैं, किसी पृष्ठ से बद्ध जो विद्युत फलक्स होते हैं वो विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर। किसके होते हैं? विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर। मतलब यहाँ पे E डॉट क्या होगा? dA। और अगर इसको हम बंद कर देंगे तो हो जाएगा बंद पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र का समाकलन। परिभाषा क्या हो जाएगा? अब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फलक उस पृष्ठ से बद्ध पृष्ठ समाकलन के क्या होता है? बराबर होता है। बोलिए परिभाषा तक क्लियर? पहला क्या लिख सकते हैं? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फलक है उसी की संख्या यानी जो विद्युत बल रेखाएं हैं उसी को हम क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो उस पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के क्या होता है? बराबर होता है। देखेंगे जैसे यहाँ लिखा है, मान लेते हैं कोई पृष्ठ है, मान लेंगे क्या है? कोई पृष्ठ अवयव dA है। जैसे ये मान लेते हैं कि ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है। इस काल्पनिक पृष्ठ से जो गुजरने वाली बल रेखाएं हैं वो ये हैं। यहाँ पे अगर क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे तो क्षेत्रफल सदिश dA तो इसी डायरेक्शन में, या हम कह दें कि जो विद्युत क्षेत्र है E वो इस डायरेक्शन में और जो क्षेत्रफल सदिश है वो dA थीटा कोण बनाता है। यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्रफल सदिश है dA वो कितना कोण बनाता है? तो थीटा कोण बनाता है। जब ये थीटा कोण बनाता है तो किसी भी पृष्ठ से अल्पांश पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स d फाई E है वो वेक्टर A डॉट dA के बराबर होता है। अच्छा, हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेक्टर A डॉट जो V होता है वो किसके बराबर होता है? तो वेक्टर A डॉट V होता है किसके बराबर होता है? AB cos थीटा। जब डॉट हटाते हैं तो क्या होता है? AB cos थीटा के बराबर। तो यहाँ जब डॉट हटाते हैं तो इसमें क्या जाता है? d फाई A बराबर क्या हो जाएगा? E dA क्या हो जाएगा? cos थीटा। क्या हो जाएगा? E dA cos थीटा भी लिखा जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ लिखा गया है कि किसके बराबर? तो AB जो A डॉट B है वो AB cos थीटा के बराबर। इंटीग्रल लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? dA का हो जाता है A, तो इसका जो फार्मूला बन करके आ जाता है वो फाई E बराबर क्या आएगा? EA cos थीटा। क्या आएगा? फाई E बराबर EA cos थीटा। देखिए अब हम लोगों को ये पता चला कि वैद्युत फ्लक्स क्या वैद्युत जो फ्लक्स है वो फाई ई से लिखा जाता है और फाई ई अगर देखा जाए तो ई ए कॉस थीटा। क्या होगा? ई ए कॉस थीटा। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर क्षेत्रफल होगा, अगर विद्युत क्षेत्र जो है वो अगर प्रबल अनुक्रमानुपाती तो फ्लक्स का मान ज़्यादा। दूसरा हम कहेंगे कि अगर क्षेत्रफल का मान ज़्यादा तो वैद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इतना बात क्लियर? देखिए इसमें हमें पता है। अब अगर जब हम लेते हैं विशेष स्थितियाँ, क्या लेंगे इसमें? विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थितियाँ, विशेष स्थितियाँ, विशेष स्थितियाँ। अगर विशेष स्थितियाँ की हम बात करेंगे तो इसमें देखेंगे फर्स्ट। तो विशेष स्थितियाँ अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, देखो तो विशेष स्थितियों की अगर बात करते हैं तो विशेष स्थितियां क्या होगी? जब मान लेते हैं कि थीटा का मान कितना हो? 0 अंश हो।
जब थीटा 0, अच्छा ध्यान देना, जो ये ई ए कॉस थीटा, जो थीटा आया वो किसके बीच में, जो हमारा ये कोण की बात की जा रही है वो ई और ए के बीच में, यानी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। क्षेत्रफल सदिश के बीच का क्या है, ये कोण है। ना कि आप समझेंगे कि विद्युत बल रेखा का कोण है, नहीं, विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश जो ए लिखा जाता है या डी ए लिखा जाता है, इन दोनों के बीच का कोण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब थीटा का मान 0 होगा तो बताइए आप, जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो कितना आएगा, जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, ई ए कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना, सबको पता है, कॉस 0 का मान कितना, 1। कॉस 0 का मान कितना, 1। तो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ई ए। ये कब होगा, जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों कहाँ हो, सेम डायरेक्शन में। जैसे आप ये अगर खींच दिया जाए, मतलब मान लो ये कोई पृष्ठ है, अब इसके कारण मान लो विद्युत क्षेत्र अगर आपका इस डायरेक्शन में, और हम कहेंगे लंबवत, इसके क्षेत्रफल सदिश लंबवत ही होता, तो क्षेत्रफल सदिश भी इसी डायरेक्शन में। अब इन दोनों के बीच में कोण 0 अंश होगा। जब दोनों एक ही दिशा में होंगे, जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो जो गुजरने वाला फ्लक्स आएगा, वो गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, फाई ई। और आप देखेंगे ये फ्लक्स कैसा आ रहा है, तो धनात्मक। कैसा आएगा, धनात्मक। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि ये धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, तो आप बता लेंगे धनात्मक कब होगा, जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच का कोण क्या हो, दोनों के बीच का कोण क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होंगे, यानी जब एक ही दिशा में होंगे तब हमारा जो विद्युत फ्लक्स होगा वो धनात्मक होगा। या आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जब दोनों के बीच का कोण 0 तो फ्लक्स धनात्मक, तो फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक, अब आगे देखिए दूसरा कंडीशन इसमें देखें क्या है, जब थीटा का मान क्या हो जाए, दूसरा, जब थीटा बराबर 90, जब थीटा बराबर 90 हो तो अब आप बताइए कि जो फ्लक्स होगा वो कितना निकलेगा। जब थीटा का मान 90 तो फ्लक्स क्या आएगा, फाई ई बराबर ई ए कास 90। कास 90 का मान कितना, 0। तो अब गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। याद रखना फ्लक्स शून्य भी होगा। कब होगा, जब क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। जैसे कोई ये पृष्ठ ले लिया जाए और इस पर कह दिया जाए कि विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, क्षेत्रफल सदिश तो इसके लंबवत होगा इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का कोण जब 90 होगा थीटा का मान, तो अब गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, शून्य। तीसरा आप देखेंगे, तीसरी कंडीशंस क्या है, जब थीटा का मान कितना हो, 180। जब थीटा बराबर कितना, 180 हो, तो जब थीटा का मान 180 होगा, अब आप गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, ई ए कॉस 180। और कॉस 180 अंश का मान कितना, -1 होता है, तो -1 होगा तो क्या हो जाएगा, यानी ई ए -1 से गुणा कराओगे तो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो क्या आ जाएगा, -E। क्या आएगा, -E। यानी जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा वो ऋणात्मक भी होता है। ऋणात्मक कब होगा, अब पता चले कि क्षेत्रफल सदिश इधर और वैद्युत क्षेत्र इधर, क्षेत्रफल सदिश इधर और विद्युत क्षेत्र इधर, यानी जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाए, कोण कितना बन जाए, 180 अंश। जब कोण 180 अंश बन जाएगा तब जो हमारा फ्लक्स होगा वो क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, और आगे पूछा भी जा सकता है कि शून्य कब होगा। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी, शून्य भी होता है, और क्या होता है, तो ये ऋणात्मक भी होता है। पूछा जाए धनात्मक कब होगा, जब क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों के बीच का कोण 0 अंश है, तो धनात्मक। जब दोनों क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंबवत है एक दूसरे के, तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा फ्लक्स। और अगर ये क्या है विपरीत दिशा में तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आएगा, यानी क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 0 अंश तो धनात्मक, 90 तो शून्य, और अगर 180 अंश बनाता है तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो आप याद रखना कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। बोलिए पहला क्वेश्चन क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे इसका मात्रक क्या होता है और विमा क्या होता है। क्या देखेंगे, इसका मात्रक और विमा देख लेते हैं। बोले यहाँ तक क्लियर। अब अगला देखिए, फाई ई यानी फ्लक्स का मात्रक व विमा, मात्रक व विमा। जब मात्रक व विमा की बात किया जाएगा तो आप फार्मूला पता है क्या होता है, फाई ई बराबर ई ए, क्योंकि कॉस थीटा का तो कोई मात्रक होगा नहीं।
अब अगर ई देखेंगे मात्रक अगर लिखा जाए तो फाई ई का मात्रक जो होगा, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन, और प्रति क्या हो जाता है, कूलाम। अच्छा, ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अच्छा, क्या मीटर स्क्वायर को मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं, क्या इसको मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं, और बटे में क्या हो जाएगा, कूलाम। अब आप बताइए मीटर इंटू मीटर जब लिखेंगे तो बताइए न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर, पहले बता चुके हैं, आप दोबारा नहीं बताएंगे, आप वीडियो में जाकर के देखना, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताया गया वहां आपको बताया गया है कि न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर होता है, तो ये जूल के बराबर होता है, इंटू क्या बच जाएगा मीटर, और बटे में क्या है, कूलाम। और आपको ये भी बताया गया कि जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है, तो जूल प्रति कूलाम वोल्ट के बराबर होता है, तो ये किसका मात्रक क्या आ जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। तो आप ध्यान रखेंगे इसके कई मात्रक निकल करके आए। पहला मात्रक आपको याद रखना कौन सा, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, दूसरा जूल मीटर प्रति कूलाम, और तीसरा कौन सा आता है, तीसरा कौन सा आएगा, वोल्ट इंटू मीटर। बहुत कंफ्यूजन होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर बोला जाए वोल्ट प्रति मीटर तो ये किसका है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, लेकिन अगर बोल दिया जाए वोल्ट इंटू मीटर तब फिर ये किसका मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। बात क्लियर, चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ तक क्लियर है ना, मात्रक अगर पूछा जाएगा, कई बार पूछ लेता कौन सा नहीं है या इनमें से कौन से नहीं है, तो तीनों में तीन मात्रक होगा, तीन तो आपको दिख भी रहा है, न्यूटन प्रति कूलाम मीटर, दूसरा जूल मीटर प्रति कूलाम, और तीसरा कौन सा, वोल्ट इंटू क्या है, मीटर है। ठीक, अब बीमा आप किसी भी फार्मूले से आप लिख सकते हैं, आप बीमा यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी। अगर हम लोग बीमा इसी वाले फार्मूले से लिखने की कोशिश करें तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूटन का क्या होगा, mL/-2, कूलाम का क्या होता है, 80, और मीटर का क्या होता है, एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा एम, एल 2 यहाँ, एक यहाँ 3, टी का पावर -2 था, एक ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 3, और ए का पावर -1, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, mL/, टी पावर -3 और ए पावर -1। तो क्लियर है। इसके अगर मात्रक की बात किया जाए तो पहला मात्रक कौन सा, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर, दूसरा फार्मूला कौन सा मिल गया, दूसरा मात्रक कौन सा, जूल मीटर प्रति कूलाम, और तीसरा कौन सा, वोल्ट इंटू मीटर। तीनों फार्मूले आपके पास, तीनों मात्रक इकट्ठे लिखे हैं, आप इसको नोट कर लेंगे, याद भी कर लेंगे, और याद करने बजाय आप इसको निकालना सीखिए तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि पेपर में आप ऑप्शंस के हिसाब से देख सकते हैं कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। ठीक, अब इस पर हम लोगों को सवाल लगाना है, और सवाल लगाने के लिए कुछ बातें जरूरी है जानना, तो वो हम समझ लेते हैं क्या है। देखिए, तो अब हम लोगों को पता है कि वैद्युत फ्लक्स का वैद्युत फ्लक्स क्या पता है, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो इसका फार्मूला फाई ई बराबर क्या होता है, E.DA या E.A भी लिख सकते हैं। अगर डॉट हटाते हैं तो इसी को क्या लिखा जाता है, EA cos थीटा। जब आपको थीटा दिया जाएगा तब आप ये लगाएंगे EA cos थीटा, जब तक आपको थीटा नहीं दिया जाएगा तब तक आप वेक्टर फॉर्म लगाएंगे। जब वेक्टर फॉर्म आपको दिया जाएगा, जहां फाई ई क्या है, तो वैद्युत फ्लक्स। अब ये पहचानेंगे कैसे, तो या तो वैद्युत फ्लक्स लिखा होगा या मात्रक क्या लिखा है, वोल्ट इंटू मीटर में भी लिखा हो सकता है, जूल मीटर प्रति कूलाम भी लिखा हो सकता है। और ई की बात करें तो ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तो आप इसको पहचान ही लेते होंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक की अगर बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ए की बात करें तो ए क्या है, क्षेत्रफल। ए क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमेशा किसमें होना चाहिए, मीटर स्क्वायर में। किसमें होना चाहिए, मीटर स्क्वायर में। अगर कहीं आपको ये मीटर स्क्वायर में न दे करके सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर को हटाने के लिए 10 के घात -4 से गुणा करेंगे मीटर स्क्वायर। अगर कहीं मिलीमीटर स्क्वायर दिया है तो 10 के घात -6 से गुणा करेंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम निकालेंगे ये वेक्टर फॉर्म, जब I/J/K के फॉर्म में दिया जाएगा तो हम E.A लगाएंगे। तो जब वेक्टर फॉर्म निकाला जाता है तो वेक्टर में जो सेम का डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यानी I.I, J.J और K.K अगर लिखा है तो इन सब का मान किसके बराबर रखेंगे आप, 1। इन सब का मान 1 होगा। और अगर डिफरेंट आ जाए, यानी I.J, J.K या फिर K.
आई अगर आ जाए, जब दो दो आ जाएंगे तब इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो के बराबर होते हैं। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ भी चुके हैं। यानी अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट है तो वो 1 के बराबर, डिफरेंट डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट है तो वो 0 के बराबर। मतलब ये कि अब अगर आपको कोई सवाल दे दिया जाए, जैसे मान लो कि अब आपको कोई सवाल दे दिया जाए ए और वेक्टर के पदों में, किसके पदों में, वेक्टर के पदों में, तो आप क्या करेंगे, जैसे कह दिया जाता है ई का मान मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, कह दिया जाए 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, इसका और क्षेत्रफल सदिश यानी वेक्टर दे दिया जाए, कह दिया जाए 2j कैप है। अब हमें पता है कि जब इसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या होगा, ई डॉट ए लिखेंगे तो जे का गुणा एक बार इससे, एक बार इससे और एक बार इससे। देखिए ये तो होगा, जो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे, एक बार इससे और एक बार इससे। जब इससे कराएंगे तो आई जे आएगा। अच्छा आई जे अगर आएगा तो 2 आएगा तो उसका मान 0। ये देखेंगे जे जे सेम आएगा तो उसका मान 1, तो ये तो रह जाएगा। ये और इसका गुणा कराएंगे तो जे और के बनेगा, और अगर डिफरेंट आएगा तो उसका मान किसका होगा, 0 के बराबर। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें जब वेक्टर फॉर्म दिया जाएगा तो आप क्या करें, पूरे को गुणा ना करा करके आप क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे दिया गया है सेम सेम का मल्टीप्लाई करा के आप आंसर लिख सकते हो, उसका मान 1 होगा। अब बताइए फ्लक्स क्लियर है। कोई भी काल्पनिक पृष्ठ है, उस काल्पनिक पृष्ठ से जो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या है उसे हम फ्लक्स कहते हैं। दूसरे भाषा में कह सकते हैं, मैथमेटिकल टर्म में हम ये बोल सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। यानी फाई ई बराबर क्या होगा, इंटीग्रल ई डॉट डी ए हो जाता है। डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है, तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा हो जाता है। मात्रक हम लोग देख लिए, ये धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। कब धनात्मक होगा, जब दोनों के बीच का कोण 0, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र। दूसरा अगर पूछा जाए ये 0 कब होगा, जब दोनों लंबवत होंगे। शून्य कब होगा, तो ये दोनों शून्य कब होगा, जब दोनों लंबवत होंगे। और ऋणात्मक कब होगा, जब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए क्या आंसर मिल गया इसका। ये क्वेश्चन था कि परिभाषा लिखिए, और यहाँ क्या था, धनात्मक अथवा ऋणात्मक। तो आप बता लेंगे धनात्मक ऋणात्मक कब होगा। ठीक, आगे ये क्वेश्चन अब आपको पूछा गया, और अभी हम लोग इसको पढ़ के आ चुके हैं, बस इसको हम देख लेंगे यहाँ क्या पूछा है। देखिए कितनी बार, दो बार ये पूछा जा चुका, 2023 2024 लगातार पूछा गया है। इसमें पूछा गया वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो हम लोग देख के आ रहे हैं न्यूटन प्रति कूलाम की बात करें तो किसका मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र का। किसका है ये, वैद्युत क्षेत्र का। न्यूटन मीटर प्रति कूलाम अगर देखा जाए तो ये तो है नहीं इसका, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम देखा जाए तो ये तो है नहीं इसका। अगर इसको न्यूटन मीटर प्रति कूलाम अगर देखा भी जाएगा तो हम बोल्ट की श्रेणी में ले जा सकते हैं, बट अभी उससे कोई मतलब नहीं। बोल्ट प्रति मीटर भी हम लोगों को पता है किसका है, वैद्युत क्षेत्र का। बोल्ट इंटू मीटर किसका होता है, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। अभी हम लोग जस्ट निकाल के आ रहे हैं। ठीक, अगला फिर क्वेश्चन पूछा है आपका, देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो पहला क्या लिखा है, तो हम लोग देख के आ रहे हैं कि वैद्युत फ्लक्स के मात्रक कौन कौन से, नोट कर लीजिए क्या है, न्यूटन आया था, मीटर स्क्वायर प्रति क्या था, कूलाम था। जब इसी को हम लोग सॉल्व किए थे तो क्या आ गया था, जूल मीटर प्रति कूलाम। और इसी को जब सॉल्व किए थे तो ये क्या बन गया था, बोल्ट इंटू मीटर। अब आप देखिए इसमें से कौन सा होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अच्छा प्रति कूलाम को ध्यान देना कि अगर ये नीचे लिखा है ऊपर जाएगा तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनवर्स में लिख सकते हैं। यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये कूलाम क्या हो जाएगा, इनवर्स। कूलाम क्या हो जाएगा, इनवर्स। इसमें भी कूलाम जाएगा तो इनवर्स हो सकता, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम तो होगा नहीं। कौन सा हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। कौन सा होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगर इसकी बात करें तो बोल्ट प्रति मीटर, और ये बोल्ट प्रति मीटर लिखा, और बोल्ट प्रति मीटर लोगों को पता है किसका मात्रक, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। कंफ्यूजन होता है बोल्ट प्रति मीटर और बोल्ट इंटू मीटर। तो जब बोल्ट इंटू मीटर है वो फ्लक्स का, बोल्ट प्रति मीटर है तो वैद्युत क्षेत्र का। बोलिए कर ले जाएंगे। अब इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, आप बताएं मात्रक में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, मात्रक और बीमा निकाल लेंगे इसका फ्लक्स का। अब क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र ई है तथा पृष्ठ तल के लंबवत क्षेत्रफल दिया। अब आप ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र दिया है ई, और जो क्षेत्रफल दिया है, ये दोनों किस फॉर्म में है, तो हम देखेंगे आई जे के यानी वेक्टर फॉर्म में है। और जब वेक्टर फॉर्म में है तो उनमें फार्मूला कौन सा लगाते हैं हम, फाई ई बराबर ई डॉट डी ए लगाएंगे। तो आपको ए का मान, ई का मान पता, ए का मान पता, फ्लक्स निकालना है। तो अब पता है चूंकि वैद्युत फ्लक्स
क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाता है, ई डॉट ए, ई डॉट क्या हो जाएगा ए। अब मान रख लीजिए ई का मान क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप। अब डॉट किसका आ जाएगा, ए का मान क्या है तो 10i कैप। अच्छा, अब इसका जब गुणा कराएंगे 10i का एक बार इससे होगा और फिर इसका गुणा इससे होगा, तो जब इसका गुणा कराएंगे तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30, ये बन जाएगा क्या i डॉट i कैप, इसका गुणा प्लस 10 चौक 40, ये बन जाएगा j डॉट i कैप। अच्छा, हम लोग पता है कि i डॉट i का मान 1 और j डॉट i का मान क्या होता है 0, यानी जब सेम सेम तो उसका मान 1, यानी i डॉट i का मान करें तो 1 रख देंगे, j डॉट i की बात करें तो इसका मान 0 के बराबर। जब ये 0 हो जाएगा इसका मान 1 रखेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30 मात्रक, या इसका मान आप लिखना चाहें तो 30 मात्रक भी लिखा जा सकता है, या आप इसका मात्रक भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक क्या होगा, आप लिखेंगे वोल्ट इंटू मीटर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपका, ठीक, तो ये अभी हम लोग जस्ट कर चुके हैं। अगला देखिए, ये अगला देखिए, ये 2019 में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसलिए लिया गया है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे, बताने की जरूरत तो नहीं है। क्या पता हमें, ई का मान पता है, ए का मान पता है, फ्लक्स निकालना है। तो जब वेक्टर फॉर्म में दिया जाएगा तो फ्लक्स क्या लगाएंगे, फार्मूला ए डॉट ए। अब ई का मान आप नोट करेंगे तो कितना दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, इसको डॉट करेंगे किससे, माइनस 4k कैप। अब आप जब इससे गुणा कराएंगे डॉट, जब इससे गुणा कराएंगे तो हम लोग पता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी बनेंगे वो 0 हो जाएंगे, तो केवल k वाला टर्म बनेगा। तो आप डायरेक्ट क्या करिए, k वाले टर्म को गुणा करा लीजिए, तो हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुणे 4 और क्या बन जाएगा k डॉट k, बाकी सब 0 हो जाएंगे, और 4 चौक कितना हो जाएगा ये 16, k डॉट k का मान 1 हो जाएगा। तो इसका जो मान आएगा वो 16 आप मात्रक भी लिख सकते हैं, या फिर इसको मात्रक इसका लिख सकते हैं कि आप वोल्ट इंटू मीटर भी लिख सकते हैं, यानी चाहे आप मात्रक लिखें, इसमें क्वेश्चन भी लिखा है तो आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। देख लीजिए आंसर क्या आएगा 16 वोल्ट इंटू मीटर। क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। बोलिए फ्लक्स क्लियर है यहाँ तक का, ठीक। तो आपका एक टॉपिक ये कंप्लीट होता है अभी तक के लिए। फ्लक्स में कहीं से कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। हम लोग फ्लक्स पढ़ चुके हैं, फ्लक्स की परिभाषा, धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, इनके मात्रक कौन कौन से होंगे, इनकी बीमाएँ कौन, यानी बीमा कैसे इनकी निकलेगी, इन पे सवाल कैसे लगाएंगे। तो सवाल जब वेक्टर फॉर्म दिया जाएगा तो हम लोग वेक्टर फॉर्म का फार्मूला लगाएंगे, और जब वेक्टर फॉर्म नहीं एंगल दिया जाएगा तो हम लोग कौन सा लगाएंगे, एंगल का। अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का, देखिए स्थिर वैद्युतिकी में किसका नियम, गाउस। अभी जस्ट बताए थे ना, क्या बता कहे थे ये तो, कि कहीं गाउस लिखा जाएगा, कहीं गाउस लिखा जाएगा और कहीं गॉस लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है, वैद्युतिकी में गाउस का प्रमेय लिखिए और क्या करिए, सिद्ध कीजिए। क्या करिए, सिद्ध। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 2022 सेट नंबर 4, 2025 सेट नंबर 5, दूसरे भाषा में पूछा गया। ये देखिए कितनी भयानक पूछा गया भाई, जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे ज़्यादा तो पूछा जा चुका है अब तक। वैद्युतिकी में गाउस का नियम लिखिए, कब आया, 2022, 2023, 2023, 2023 सेट लगातार, प्रत्येक सेट में देखेंगे तो 2024 सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 4, सेट नंबर 7। अथवा वैद्युत गाउस का नियम लिखिए, यानी इसका उल्लेख कीजिए 2023 सेट नंबर 3 और 23 सेट नंबर 2। यहाँ आप देखेंगे तो लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है, और कितना इंपॉर्टेंट है गाउस का प्रमेय। गाउस का प्रमेय आपको दो जगह मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा और एक चुंबकत्व के लिए मिलता है, और इन्हीं दोनों को बुला करके इकट्ठा कर देते हैं। तो कुछ होशियार लोग आ जाते हैं तो आपको मिलेंगे मैक्सवेल के नाम से। मैक्सवेल ने क्या किया, इनके दोनों नियम को इकट्ठा कर दिया और अपना नाम दे दिया उधर। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, गाउस का प्रमेय होता क्या है। देखिए गाउस का प्रमेय होता क्या है, आप देखिए गाउस का प्रमेय क्या है। इन्होंने क्या कहा इस नियम के अनुसार कि कोई बंद पृष्ठ है, क्या है, कोई बंद पृष्ठ। क्लियर। अब इस कोई भी बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से इन्होंने बताया कि जो गुजरने वाली बल रेखाएं यानी जो फ्लक्स रेखाएं हैं उनका मान कितना होगा। क्या कहा, उनका मान कितना होगा।
तो उन्होंने कहा कि कोई भी बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कौन वैद्युत फ्लक्स, जो भी इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, इस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेशों, यानी अगर ये आवेश Q को घेर रहा है या आवेश ये Q1, Q2, Q3, Q4 जितने को भी घेर रहा है, तो जितना आवेशों को घेर रहा है, मान लेते हैं Q को घेर रहा है, तो इस आवेश का क्या होता है 1/ε गुना होता है। यही क्या है कूलम्ब, सॉरी गॉस का नियम बोल लेंगे। कोई बंद पृष्ठ लेंगे, क्या लेंगे हम, कोई एक बंद पृष्ठ लिया जाएगा, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कौन वैद्युत फ्लक्स, इस पृष्ठ से घिरे जो टोटल आवेश होंगे, इन आवेशों के किसके गुना 1/ε गुना के क्या होता है बराबर होता है। क्या होगा 1/ε गुना के बराबर होता है, समझ गए। यानी अगर ये कह दिया जाए कि आवेश कहीं बाहर स्थित है, आवेश क्या है, मान लो ये बंद पृष्ठ आपका ये बन रहा है पूरा, आवेश आप कहते हैं यहाँ स्थित है, या आवेश कहते हैं यहाँ, या आवेश कहते हैं यहाँ। अगर आवेश कहीं बाहर स्थित है, जो पृष्ठ खींचा गया है, अगर वो आवेशों को घेर नहीं रहा है, तो वहाँ गॉस का नियम लागू नहीं होगा। और जब गॉस का नियम लागू नहीं होगा तो हम कहेंगे वहाँ से कोई भी फ्लक्स गुजरेगी नहीं। जैसे आवेश यहाँ रख दें और विद्युत बंद पृष्ठ आपका यहाँ है, तो इससे वैसे है जैसे लोग बताते नहीं है कि आप चारपाई लगा लीजिए अलग, मच्छरदानी लगा लीजिए अलग, तो आपको मच्छर नहीं आएंगे, मच्छरदानी में जाके मच्छर फंसेंगे, तो ऐसा नहीं है। उसी तरीके से यहाँ क्या है कि फ्लक्स वहीं से गुजरेंगे, जैसे मच्छर वहीं जाएंगे जहाँ आप होंगे, उनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है कि फ्लक्स उन्हीं बंद पृष्ठ से गुजरेंगे जिनके भीतर कुछ ना कुछ आवेश होंगे। अगर ये आवेश को घेर रहे हैं तो फ्लक्स इसमें से निकलेगा, अगर ये आवेश को नहीं घेर रहे हैं तो फ्लक्स इसमें से कोई भी गुजरेगा नहीं। क्लियर। तो नियम क्या लिखेंगे, देखिए नियम क्या बन जाएगा इनका, गॉस का प्रमेय। हेडिंग क्या लिखा जाएगा, गॉस का प्रमेय, या गॉस का भी लिखा जाएगा या गॉस भी लिख सकते हैं आप। इस नियम के अनुसार देखिए, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे, उस पृष्ठ से घिरे, उस पृष्ठ से घिरे, उस पृष्ठ से घिरे या परिबद्ध घिरे कुल आवेशों का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। बात क्लियर है, बोल लेंगे। किसी भी बंद पृष्ठ से, मान लेंगे कोई ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला टोटल फ्लक्स रेखाओं की संख्या होगी, इस पृष्ठ अगर ये Q आवेश को घेर रहा है तो इस आवेश का क्या होगा 1/ε गुना, अर्थात किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 1/ε इंटू Q। ध्यान रहे, बोलिए नियम बोल लेंगे। पर में क्या है, बहुत आसान है। इस कोई बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले टोटल जो वैद्युत फ्लक्स होंगे वो उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेशों का क्या होगा 1/ε गुना। यदि हम कह दें बंद पृष्ठ हो, यदि बंद पृष्ठ ए हो, तो अगर बंद पृष्ठ ए होगा तो हम लोग देख रहे हैं कि जो गुजरने वाला फ्लक्स है पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, किसके बराबर A डॉट डी ए या ए के बराबर, और अब यही किसके बराबर हो जाएगा Q/ε0 के बराबर हो जाएगा। यही क्या है आपका गॉस का प्रमेय। लिख लेंगे गॉस का प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स
उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। मान लेते हैं कोई पृष्ठ है जो Q आवेश को घेर रहा है, तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो फाई ए बराबर 1/ε0 इंटू Q होगा। अगर जो ये पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ ए अगर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम फाई ए बराबर ये पढ़ ही चुके थे, इंटीग्रल ए डॉट डी ए, तो हम फाई बराबर ये भी है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं। अब आप ध्यान रखना कि अगर ये कई आवेशों को घेरे, क्या करे, ये कई आवेशों को घेरे, जैसे मान लें कि जो पृष्ठ हमारा है, ये पृष्ठ कई आवेशों को घेर रहा है, Q1, Q2, Q3, मान लें इसी तरीके से, तो जितने भी आवेशों को घेर रहा है, अब पूछा जाए इससे गुजरने वाला फ्लक्स, तो आप टोटल फ्लक्स निकालेंगे, प्लस माइनस जो भी होगा जोड़ घटा करके, तब आपका जो फ्लक्स, जो ये परिभाषा बन जाता है, जो फार्मूला बनेगा वो आप लिख सकते हैं 1/ε0। अब जो आवेश आएगा वो क्या आएगा, Q1 प्लस Q2। अब मान लें अगर ये -3 लिखा होगा तो माइनस हम क्या लिखेंगे, Q3। यानी कोई भी पृष्ठ है, जैसे आप एग्जांपल से समझिए थोड़ा सा, कि यहाँ पे कोई पृष्ठ, इसमें कह दे 2 कूलाम आवेश प्लस 3 कूलाम -4 कूलाम प्लस 6 कूलाम का आवेश है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स बताओ। तो अब आप देखेंगे टोटल आवेश कितना, तो ये माइनस माइनस अलग जुड़ेगा, प्लस प्लस अलग जुड़ेगा, तो टोटल जोड़ोगे तो 6 3 + 9 और 4 2 6, तो ये 6 से 6 कट जाएगा, तो आवेश Q का मान 3 आएगा। अब इस पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो Q का मान 3 और बटे में क्या होगा, ε0 होगा। क्लियर। या अगर इसके पास 2Q 3Q 4Q 6Q होता, तो ये 3Q अपान में क्या आता, ε0 अप्लाई कर लेंगे, बोलिए। तो ओवरऑल आवेश होना चाहिए। अच्छा, यहीं से कंसेप्ट ये निकल कर के आएगा कि मान लें कि आप बंद पृष्ठ के अंदर द्विध्रुव रख दें। अब द्विध्रुव तो आपको पता है कि अगर ये द्विध्रुव मान ले AB है, तो एक माइनस होगा और दूसरे सिरे पर प्लस होगा। अच्छा, अब एक पर जितना माइनस दूसरे पर उतना प्लस होगा, तो आप बताइए इस पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ कुल आवेश जब आप निकालेंगे तो कुल आवेश के लिए जोड़ेंगे तो, और जब जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस से कट जाएगा। अच्छा, प्लस माइनस से कट गया तो क्या द्विध्रुव रखा होने के बाद क्या इसके अंदर कोई आवेश है, तो आप कहेंगे ना जी आवेश कोई नहीं है, और जो आवेश का मान है वो 0 है। अच्छा, जब आवेश का मान 0 है तो यहाँ से गुजरने वाला अब फ्लक्स का मान भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हम लोगों को ये पता है जब तक पृष्ठ आवेश को घेरेगा तब तक फ्लक्स गुजरेगा, और अगर पृष्ठ आवेश को नहीं घेर रहा है तो वहां से कोई भी फ्लक्स गुजरेगा नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑप्शनल में कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में n द्विध्रुव रखे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं चाहे 1 द्विध्रुव रखें, चाहे 2 द्विध्रुव रखें, चाहे 6 द्विध्रुव रखें, चाहे 8 द्विध्रुव रखें, जितने द्विध्रुव रखे होंगे, चाहे जितने द्विध्रुव आप रखेंगे, उन सब के लिए अगर आप देखेंगे तो ये माइनस से ये प्लस, 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 तो पूछा जाता है n द्विध्रुव रखा गया है तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो चाहे जितने द्विध्रुव रखे जाएंगे अगर विद्युत क्षेत्र के भीतर, तो यहाँ से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स क्या आएगा, 0 ही आएगा। कारण क्योंकि ये किसी भी आवेश को घेर नहीं रहा है, और जब तक आवेश को परिबद्ध नहीं करता है तब तक वहाँ से कोई भी फ्लक्स गुजरती नहीं है। क्लियर है गॉस का प्रमेय। अगला हम लोग देखेंगे उपपत्ति यानी कि प्रूफ। क्या देखेंगे, गॉस के प्रमेय का प्रूफ। देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, तो अब गॉस का ध्यान रखना, अगर पूछा जाता है गॉस का प्रमेय लिखिए या इनका नियम बताइए, तब आपको सिर्फ इतना करना है यहाँ तक। लेकिन अगर पूछेगा प्रूफ भी कीजिए यानी सिद्ध कीजिए, तब आप इस पूरे को बनाएंगे। अच्छा, गॉस का प्रमेय प्रूफ करने से पहले 2 बातें आप समझ लेंगे। एक तो आपको मिलेगा जो इस पे केंद्र पर कोण बढ़ता है डी ओमेगा, इसे बोलते हैं घन कोण। इसको क्या बोलते हैं, घन कोण। जब इसका इंटीग्रल किया जाता है तो ये सॉल्व करने के बाद आता है 4 पाई। अब उतना टाइम नहीं है कि आपको सारी चीज़ें बेसिक से बताई जाएं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करने की करना पड़ेगा। तो आपको जब डी ओमेगा बन जाएगा कहीं इंटीग्रल, तो इसका मान क्या होगा 4 पाई। ये होता क्या है, घन कोण। और जो ये डी ओमेगा होता है किसके बराबर होता है, तो डी ए कास स्क्वायर। ये जो डी ओमेगा है ये किसके बराबर बन जाता है, तो डी ए कास थीटा अपान में आर स्क्वायर। किसके बराबर आता है, यानी अगर आपको कहीं मिलेगा डी ए कास स्क्वायर थीटा, यानी कास
अपान में आर स्क्वायर, क्या बोले डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। तो उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डी ओमेगा, ये घन कोण है, डी ओमेगा का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 4 पाई। डी ओमेगा है क्या, ये घन कोण, इसका जो संपूर्ण समाकलन होता है वो 4 पाई के बराबर आता है। जब आप चैप्टर पढ़ा जाता है तो डिटेल में मिलता है, फर्स्ट ईयर में भी आप ये चीज़ पढ़ चुके होंगे। तो याद रखेंगे कहीं भी अगर हमें इंटीग्रल डी ओमेगा मिले क्या पढ़ेंगे, घन कोण, मात्र इसका मान कितना आएगा 4 पाई। अगर इसको देखा जाएगा कहीं बन रहा है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे आप डी ओमेगा, क्या लिखेंगे डी ओमेगा। तो अब देखिए क्या है, अब हम मान लेंगे यहाँ क्या है कि माना एक बिंदु आवेश Q है जो बिंदु O पर बंद पृष्ठ A के भीतर रखा है, जिसे R दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, जिस पर हमें क्या निकालना है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए क्या लिखेंगे इसमें, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश बंद पृष्ठ A के भीतर रखा है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, जिसका मान लेते हैं कि जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्या है dA है। क्षेत्रफल सदिश क्या है dA। तो अगर हम निकालें इस अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या निकालेंगे dA से जो अल्पांश है इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आप निकालें, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जब गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आप निकालेंगे तो जो फाई ई होता है यानी अल्प है तो डी फाई ई बराबर क्या होता है ई डॉट डी ए। अच्छा डी ए जब हटाएंगे तो ये ई डी ए क्या बन जाएगा कॉस थीटा। यहाँ हम देखे कि यानी माना क्या कि आवेश क्यू है, इससे आर दूरी पर एक अल्पांश बिंदु पी है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र ई है और क्षेत्रफल सदिश डी ए है अल्पांश, लेकिन ये क्षेत्रफल सदिश डी ए इसके साथ कितना कोण बनाता है थीटा कोण, और यहाँ पे जो अल्पांश क्षेत्रफल है वो क्या है तो डी ए है। तो हम निकाल रहे हैं क्या सर अल्पांश सदिश डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये किसके बराबर होगा ई डॉट डी ए के बराबर। डॉट हटाते हैं तो क्या आता है कॉस थीटा। तो हमें ये पता चल गया कि गुजरने वाला जो अल्प फ्लक्स होगा वो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा एक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर ई का मान निकालना हो यहाँ देखेंगे तो आवेश क्यू है, बिंदु P की दूरी r है, तो इस दूरी r पर अगर तीव्रता का फार्मूला निकालते हैं तो क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान में क्या होता है r स्क्वायर। तो क्या बिंदु O के कारण अगर आप तीव्रता निकालेंगे तो E का मान Q का मान यानी E का मान आवेश Q के कारण तो बिंदु P पर तीव्रता अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर। अच्छा E का मान यहाँ रखा जा सकता है, जब यहाँ आप रखेंगे तो क्या मिल जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान में r स्क्वायर और इंटू क्या है डी ए कॉस थीटा। अच्छा इसको थोड़ा सा अरेंज करो तो अभी जस्ट बताए थे, क्या हम ये डी ए कॉस थीटा अपान r स्क्वायर इकट्ठा लिख सकते हैं। तो जब आप इकट्ठा लिखेंगे तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या Q को इधर ही रख दें, अगर इनको लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अब आप बताएं डी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर किसके बराबर, तो हम लोग जस्ट पढ़ के आ रहे हैं किसके बराबर ये ओमेगा के बराबर। किसके बराबर तो डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये किसके बराबर डी ओमेगा के बराबर। ये अल्प था, जब हम संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे समाकलन, संपूर्ण के लिए क्या कर दिया जाएगा इसका समाकलन कर दिया जाएगा डी ओमेगा। यहाँ घन कोण केवल चेंज होगा, बाकी सब कांस्टेंट है, बाहर चले जाएंगे। जैसे डी एक्स का एक्स ऐसे डी फाई का ही क्या हो जाएगा फाई ई, ये हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। अच्छा डी ओमेगा का मान कितना इंटीग्रल 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा क्यू अपान में एप्सिलॉन 0। और यही क्या है गॉस का प्रमेय, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। बोलिए कर लेंगे, समझ गए क्या है भाषा क्या लिखना है इसमें। इसमें क्या था कोई एक बंद पृष्ठ है जिसमें कोई एक आवेश बिंदु O पर रखा गया है, r दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं जिसका अल्पांश क्षेत्रफल सदिश dA है। जो अल्पांश क्षेत्रफल इस पर होगा सदिश का वो क्या है विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। तो हम लोग निकाल लेंगे इस अल्पांश P, ये अल्पांश बिंदु से गुजरने वाला फ्लक्स, तो डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए हो जाएगा। जब डॉट हटाते हैं तो क्या आता है कॉस थीटा आता है। अच्छा यहाँ देखेंगे तो आवेश क्यू है, इससे आर दूरी है अगर बिंदु पी की, तो तीव्रता अगर निकालेंगे तो तीव्रता क्या हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये ई का मान यहाँ हम रख देंगे, जब रखेंगे तो ये हम इकट्ठा कर लेंगे डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर किसके डी ओमेगा के बराबर। अब हम पूरे के लिए निकालेंगे तो इसका इंटीग्रल कर देंगे, ये कॉन्स्टेंट बाहर चलाएगा, डी ओमेगा बच जाएगा। डी ओमेगा क्या होता है 4 पाई के बराबर होता है। अब यहाँ देखेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, जो बचेगा यही क्या है हमारा गॉस का प्रमेय है। बोलिए कुछ पूछना तो बताइए। तो देखिए लिख लेते हैं इसको अपने भाषा में। अब आप
देखिए क्या लिखेंगे, माना प्रूफ में क्या लिखेंगे, माना प्लस क्यू आवेश बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु O पर स्थित है, जिससे r दूरी पर, r मीटर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिसका अल्पांश क्षेत्रफल सदिश dA है, जो विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाता है। बोलिए, इतना लिख लेंगे भाषा फिगर देख के। क्या है कि माना प्लस क्यू आवेश बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु O पर स्थित है, जिससे r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, जिसका अल्पांश क्षेत्रफल सदिश dA है, जो विद्युत क्षेत्र E के साथ क्या बनाता है, थीटा को। बोलिए, भाषा लिखने में कोई दिक्कत? क्या लिख देंगे कि माना प्लस क्यू आवेश बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु O पर स्थित है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जिसका क्षेत्रफल सदिश dA है, जो क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाता है। तो अब आइए क्या करेंगे, तो अल्पांश क्षेत्रफल सदिश dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब अल्पांश ले रहे हैं तो हम d लेंगे, d फाई ई बराबर क्या आ जाता है, अब यहाँ क्षेत्रफल E है और वेक्टर जो क्षेत्रफल है वो dA है। जब डॉट हटाएंगे तो cos थीटा आएगा, तो E डॉट dA बराबर क्या हो जाएगा, E dA क्या आ जाएगा, cos थीटा। चूँकि हम लोग को पता है कि जो A डॉट B होता है वो किसके बराबर होता है, AB cos थीटा के बराबर होता है। ठीक, मान लेंगे इसको समीकरण 1। अब हम क्या निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु O पर, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सबको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान में r स्क्वायर, दूरी भी r है तो हो जाएगा r स्क्वायर। इस E का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, E का मान, चलिए अगले पेज में लिख लेते हैं या इसी में लिखते हैं, 1 मिनट स्पेस बनाते हैं। फिगर आप समझ ही गए होंगे। देखिए, अब हम क्या करेंगे, E का मान कहाँ रख देंगे, तो समीकरण 1 में। E का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब E का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, d फाई E बराबर E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है dA cos थीटा, r स्क्वायर dA cos थीटा। dA cos थीटा को एक साइड में एडजस्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं dA cos थीटा अपान r स्क्वायर। और अभी जस्ट आपको बता के आए थे कि जो dA cos थीटा अपान r स्क्वायर होता है किसके बराबर, घन कोण d ओमेगा, घन कोण किसके बराबर d ओमेगा। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, d फाई E बराबर
Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू हम क्या लिख सकते हैं डी ओमेगा। अब हम निकाल लेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, जब संपूर्ण पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे? इंटीग्रल। और संपूर्ण बंद पृष्ठ तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ये डी फाई ई बराबर, इधर इंटीग्रल क्या हो जाएगा? Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। अब देखेंगे जैसे dx का होता है x, ऐसे डी फाई ई का क्या हो जाएगा? फाई ई। इधर ये सब कांस्टेंट है, डी ओमेगा को छोड़ के तो बाहर चला आएगा, अंदर क्या बचेगा? डी ओमेगा। और हम लोग जस्ट देख के आए थे कि जो इंटीग्रल डी ओमेगा होता है इसका मान किसके बराबर? 4 पाई के बराबर। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 4 पाई आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और गुणे पे क्या लिख देंगे? 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, क्या बच जाएगा? डी फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। और यही क्या है? गॉस का प्रमेय। बोलिए, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। यही क्या है? गॉस का प्रमेय। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। लगा लेंगे। देखिए एक बार गॉस का प्रमेय इंपॉर्टेंट है, तैयार होना चाहिए। गॉस का प्रमेय क्या है? इंपॉर्टेंट है, तैयार होना चाहिए। अगर पूछा जाएगा प्रमेय क्या है तो बताएंगे। अब कोई बंद पृष्ठ होगा, उस बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है वो कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। आप ये लिख देंगे यहाँ तक का, ठीक। उसके बाद में आप देखेंगे कि हम लोगों को ये पहले पता है कि अगर यन द्विध्रुव रख दें, जैसे आपको क्वेश्चन बोला जाएगा कि यन द्विध्रुव रखा गया है, तो चाहे यन द्विध्रुव रखें, चाहे 10 द्विध्रुव रखें, चाहे जितने द्विध्रुव रखें, ओवरऑल जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा 0। कारण क्योंकि इससे घिरा हुआ जो आवेश होगा हमारा, वो आवेश क्या होगा? शून्य होगा। दूसरा, घन कोण जो होता है डी ओमेगा बराबर क्या होता है? डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर के बराबर। और जो घन कोण होता है यानी ये डी ओमेगा, अगर इसका इंटीग्रल किया जाता है तो ये 4 पाई के बराबर होता है। अब हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने में हम लोग क्या मान लेंगे कि माना कोई बंद पृष्ठ ए है जिस पर कोई आवेश Q रखा गया है बिंदु O पर, जिससे r दूरी पर एक अल्पांश बिंदु P है, जिस पर हमें क्या निकालना होता है? विद्युत, जिसका जो अल्पांश क्षेत्रफल है वो dA है, जो विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है ये? जो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। तो हम लोग यहाँ क्या ले लेंगे? यहाँ पे जो अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा E डॉट dA, डाट हटाते हैं कॉस थीटा आएगा। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको पता है कि जब दूरी r है तो फार्मूला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर। समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ E का मान, ये बन जाएगा dA कॉस थीटा अपान r स्क्वायर, ये डी ओमेगा के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ डी ओमेगा हो जाएगा, हम संपूर्ण पृष्ठ से निकाल लेंगे तो इसका इंटीग्रल कर देंगे। ये सर्कल का मतलब होता है बंद पृष्ठ हम मान रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे dx का x होता है ऐसे डी फाई का फाई ई हो जाएगा। अब यहाँ डी ओमेगा बन जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। अब डी ओमेगा का मान क्या हो जाएगा? 4 पाई के बराबर होता है। समाकलन जब करते हैं तो आ जाएगा फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। यही क्या है? यही क्या है? तो गॉस का प्रमेय है। यहां तक कुछ पूछना है तो आप बताइए, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन आपका मिल गया, पूछा था क्या? एक बंद पृष्ठ के भीतर यन द्विध्रुव स्थित हैं, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो जब आपसे कहेगा यन द्विध्रुव स्थित है, कुल फ्लक्स कितना होगा? तो हम लोग जस्ट पढ़ के आ रहे कितना होगा? 0। कारण गॉस का प्रमेय, गुजरेगा फ्लक्स वहीं से जो आवेशों को घेरेगा। ये मान ले बंद पृष्ठ है, इसके अंदर अगर कोई आवेश है तो यहाँ से फ्लक्स गुजरेगा। Q आवेश है तो फ्लक्स गुजरने वाला फ्लक्स Q अपान क्या होता है? एप्सिलॉन 0। माइनस Q होता तो हम माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस होता तो प्लस लिख सकते हैं। अब दिक्कत यहाँ ये था कि जब द्विध्रुव कहा है तो मुझे पता द्विध्रुव पे जितना माइनस उतना दूसरे पे प्लस। अब जितना माइनस उतना प्लस, तो ये इसको क्या करेगा? निरस्त। और जब ये इसको निरस्त करेगा तो यहाँ पे आवेश का मान 0। और जब ये पृष्ठ किसी आवेश को घेर ही नहीं रहा है, जब ये किसी आवेश को नहीं घेर रहा, मतलब Q का मान 0। और जब Q का मान 0 तो गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो टोटल क्या होगा? 0। तो आप याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, जैसे अभी हाल ही पूछा गया 2025 सेट नंबर 6 कि यन द्विध्रुव रखा गया है तो गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। आप हम लोग 2 टॉपिक पढ़े और इन 2 टॉपिक में कोई दिक्कत है तो बताइए। हम लोग अभी तक के लिए 2 टॉपिक कंप्लीट किए। एक वैद्युत फ्लक्स, समरी देख लीजिए क्या पढ़े अभी? विद्युत फ्लक्स
जिसमें लोगों का फार्मूला अगर वेक्टर फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है, वेक्टर ई डॉट ए या डी ए भी। अगर एंगल दे दिया जाता है तो ये किसके बराबर, ई डी ए या ई ए कॉस थीटा। क्या लिखा जाएगा इसको, ई ए कॉस थीटा। ठीक, इसके हम लोग मात्रक भी पढ़ लिए, मात्रक निकाल लिए थे तो क्या क्या आया था इसका, अगर मात्रक आप देखे थे तो एक मात्रक आया था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। दूसरा इसका क्या बन गया था, जूल इंटू मीटर प्रति कूलाम। और अगला क्या बन गया था, वोल्ट इंटू मीटर। बीमा भी इसका निकाल लिए। अब उसके बाद आप देखेंगे हम लोग गॉस का प्रमेय देखें तो आप ध्यान रखेंगे कि जो गॉस का प्रमेय है वो गॉस का प्रमेय केवल किसके लिए लागू होगा, तो बंद पृष्ठ। किसके लिए, बंद पृष्ठ। और बंद पृष्ठ में भी ये क्या कर रहा हो, आवेश को परिबद्ध कर रहा हो यानी घेर रहा हो। आवेश को क्या कर रहा हो, परिबद्ध कर रहा हो यानी क्या कर रहा है, ये घेर रहा है। अगर आवेश को घेरेगा तो गॉस का प्रमेय लागू होगा, आवेश को नहीं घेरेगा तो गॉस का प्रमेय लागू नहीं होगा। और यहाँ से मिल गया गॉस का प्रमेय, फाई ई बराबर क्यू अपान क्या होता है, एप्सिलॉन 0। क्यू का मतलब ये नहीं कि यहाँ अकेला क्यू होगा, क्यू का मतलब उस पृष्ठ से जितने भी आवेश घिरे होंगे उन सभी का योग के बराबर होगा। यहाँ तक कहीं कोई समस्या है तो बताइए, आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, ऐसे ही आप पढ़ते रहेंगे फिजिक्स आपका तैयार हो जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा आपको कब। बस ये ध्यान देना कि यहाँ रटना नहीं है आपको, जो समझाया जा रहा है समझिए। भाषा जितना लिखाया जा रहा है भाषा आप रटिए मत, चित्र के सहायता से आप भाषा को समझिए कि चित्र में जो जो किया गया है वही भाषा में लिखा गया है।